समर्स डे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को जो है हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सोनेट। तो सोनेट क्या होती है? अ फिक्स्ड लाइन पोइट्री होती है, फिक्स्ड लाइन्स पोइट्री, ठीक है ना। इसमें 14 लाइन्स होती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें लाइन्स जो होती हैं वो 14 होती हैं। तो अ सोनेट इज़ अ वन स्टेंजा 14 लाइन पोइट्री poem written in a iambic pentameter with a strict rhyming scheme and a thematic turn volta। ठीक है। एक जो है वो सोनेट जो है वो एक स्टेंजा होता है, एक पोएम होती है 14 लाइन्स की, और इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, और इसमें एक थीमेटिक टर्न आता है जिसको वोल्टा कहते हैं। सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसका ये इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। इटालियन वर्ड से ये ओरिजिनेट हुई है, जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। सोनेटो इटालियन वर्ड जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। इट ट्रेडिशनली एक्सप्लोर्स थीम्स लाइक लव और टाइम। कौन से थीम्स को ये एक्सप्लोर करती होती है? लव एंड टाइम को। ठीक हो गया। अब इसके हम लोग जो की करेक्टरिस्टिक्स हैं सोनेट के, उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 14 लाइन्स पोइट्री होती है, पोएम होती है, यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टैंजाज। अब इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो इसके स्टैंजाज होते हैं, या तो वो फिर ये ऑक्टेव फॉर्म में होती है, मतलब जो पहला स्टेंजा होता है वो 8 लाइनों का होगा, 8 लाइन्स होंगी उसमें। जो अगला स्टेंजा होगा वो उसमें 6 लाइन्स होंगी, उसको सेस्टेट कहते हैं, ठीक है ना। ये पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर है। मतलब जो पेट्रार्कन सोनेट है ये उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक और इसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें 3 क्वाट्रेन्स होते हैं, मतलब 4-4 लाइन्स के 3 स्टैंजाज होंगे, और एंड पे जो है वो कपलेट फॉर्म में जो है एक 2 लाइन्स होंगी, मतलब 12 लाइन्स जो हैं वो 4-4 लाइन्स करके 3 स्टैंजाज होंगे, और जो एंड वाली 2 लाइन्स हैं जो जिनको मिला के इसने 14 होना है, वो कपलेट की फॉर्म में होगी। और ये वाला जो है 3 क्वाट्रेन्स और कपलेट वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको शेक्सपियर सोनेट में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इसमें होता है मीटर। इसके की अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें होता है मीटर, जनरली रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर। ये इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब ये इयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? इयम्बा होता है फुट, ठीक है ना, फुट होता है मीटर, ठीक है। ये पोइट्री में होता है, और ये एक जो फुट होता है इसमें 2 सेलिबल्स होते हैं, एक स्ट्रेस्ड सेलिबल होता है और एक अनस्ट्रेस्ड सेलिबल होता है। अब देखिए, अ कॉमन पोइटिक मीटर कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स विद इन 10 सेलिबल्स अरेंज इन 5 पेयर्स। ये 5-5 मतलब सॉरी मतलब 2-2 मिला के ना, तो मतलब 10 सेलिबल्स होते हैं, तो 2 वर्ड्स मिला के एक जो है वो एक जो है वो फुट बनता है। तो एक लाइन में 5 पेयर होते हैं फीट के, ठीक हो गया। तो ये जो फीट है इसको हम लोग यम्बा कहते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो अ रिदम विद इन 10 सेलिबल्स पर लाइन अल्टरनेटिंग स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। ये होगी हमारे पास किसकी डेफिनेशन? ये सब यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स के अंदर, ये तो इयम्बिक पेंटामीटर की है। जनरली बाद में जो है जनरली रिटन इयम्बिक पेंटामीटर आ रिदम विद इन 10 सेलिबल्स पर लाइन ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलिबल्स, दिस इज कॉल्ड मीटर। अब वोल्टा क्या होता है? वोल्टा इज द शिफ्टिंग पॉइंट इन अ सोनेट, अ टर्न और शिफ्ट इन एन आर्ग्यूमेंट टोन और द सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद राइमिंग स्कीम की अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें स्ट्रिक्ट बट वेरीज बाय द टाइप्स, ठीक हो गया। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है विद इन पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मतलब जो है वो चेंज होती रहती है, मतलब स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन बट वेरीज विद इन द टाइप्स। अब टाइप्स क्या होती है? जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें जो राइम स्कीम होगी वो अलग होगी, और जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें जो राइमिंग स्कीम है वो अलग होगी। मेन टाइप्स ऑफ द सोनेट में अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पेट्रार्कन सोनेट है, उसमें हमारे पास इटालियन पेट्रार्कन सोनेट जो है उसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं। तो डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव, मतलब इसमें पहला जो स्टेंजा है वो 8 लाइन्स का होगा, और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो आप लोगों के सामने है, ए बी बी ए बी बी ए। और उसके बाद सेस्टेट होता है जो कि 6 लाइन्स का होता है, उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो सी डी ई सी, और उसके बाद डी ई, और उसके बाद जो ये भी हो सकती है सी डी सी डी सी डी, ठीक हो गया। तो यह है पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर। उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट है हमारे पास, वो मैंने आप लोगों को बताया है कि उसमें 3 स्टेंजाज होते हैं क्वार्ट्रेन, 4-4 लाइन्स के, और एंड पे होता है कपलेट, ठीक हो गया। उसकी राइमिंग स्कीम आप लोगों के सामने, ये फिक्स होती है राइमिंग स्कीम्स, बट वेरी करती है टाइप के साथ। शेक्सपियरियन सोनेट की बात आएगी तो आप इसको आपके सामने ये वाली अगर तो आपके माइंड में रहेगी, तो इसके अकॉर्डिंग वो अपनी राइमिंग अपनी पोइम्स को लिखता है, अपनी सोनेट्स को लिखता है। ए बी सी डी सी डी
ई एफ और लास्ट वाला जो कपलेट है उसकी जो एंड वाले दोनों वर्ड्स हैं वो मतलब आपस में बिल्कुल मैच करते होंगे तो वो जी होंगे। ठीक हो गया। तो शेक्सपियरियन सोनेट जो आज हम लोगों ने पढ़नी है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब देखें ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 18 इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस sonnets written by the William Shakespeare. It is part of the fair youth sequence in Shakespeare sonnets. ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द फेयर यूथ सीक्वेंस, उसमें से ये ली गई है। इन दिस पोएम द speaker praises the beauty of the beloved and claims that the poetry has the power to immortalize that beauty forever. अब इस पूरी जो सोनेट है इसमें जो पोइट है वो अपनी बिलवेड की जो है वो ब्यूटी की बात करता है और उसकी ब्यूटी को इमोर्टलाइज कर देता है, क्योंकि ये जो शायर लोग हैं ये और ये जो राइटर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो चीज़ लिख दी है वो हमेशा एज इट इज़ ही रहनी है। उसने कहा है कि मैंने अपनी सोनेट में अपनी जो बिलवेड है उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर दिया है। अब चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये जो मेरी पोएम है, ये जो मेरी सोनेट है, ये जहाँ जहाँ जब तक पढ़ी जाएगी मेरी जो बिलवेड है उसकी जो ब्यूटी है वो इमोर्टलाइज हो जाएगी, वो कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। वैसे तो हम सब लोगों ने बूढ़े होना है। वो कहता है यहाँ पे तो वो उसकी ऊपर एज आ जाएगी, यहाँ पे तो वो बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन जैसा मैंने इसको अपनी पोएम में लिख दिया है अब वो वहाँ पे हमेशा जवान रहेगी। ठीक है, तो मैंने उसकी ब्यूटी को जो है वो इमोर्टलाइज कर दिया है। अब मैं आप लोगों के सामने इस सोनेट को पढ़ूंगी, फिर हम लोग इसके लाइन बाय लाइन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा। तो my dear students, here is the text of this sonnet. Shall I compare thee to a summer's day? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of the heaven shines, and often is his gold complexion's dimmed, and every fear from fear sometimes decline, and by chance are nature's changing course untamed. But thy internal summer shall not fade, nor lose possession of that fear thou awest, and nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in internal lines to time thou grossed. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Okay, my dear students, this is the sonnet. Now I am going toward the explanation of this sonnet line by line. First of all, in the first line, the poet says, the poet wonders whether he should compare the beloved to a summer's day. वो सोचता है कि मैं अपनी बिलवड को समर डे के साथ कंपेयर करूं या ना करूं। The beloved is more beautiful and हैं सो शुरू स्टार्ट के समर में तो जो डेलिकेट फ्लावर्स हैं जो शाखों के साथ लगे हुए होते हैं वो गिर जाते हैं। तो समर लास्ट्स ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो समर तो बड़े थोड़े टाइम के लिए रहता है, मतलब स्प्रिंग तो बड़े थोड़े टाइम के लिए रहती है, लेकिन मेरी जो महबूबा है, मेरा जो महबूब है, उसकी तो ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए है। समटाइम्स द सन शाइन्स टू हॉट, और ऐसा ना हो कि गर्मियों में तो बहुत समटाइम जो है वो सूरज तेज चमकता है, तो समटाइम्स द सन बिकम्स डिम बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, और कभी कभार ऐसा होता है कि उसके सामने बादल भी आ जाते हैं। एवरीथिंग ब्यूटीफुल एवेंचुअली लॉसेस इट्स ब्यूटी। हर चीज़ जो खूबसूरत है आखिरकार उसकी जो खूबसूरती है उसने ख़त्म हो ही जाना है। ब्यूटी फेड्स इधर बाय चांस और बाय द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग। ब्यूटी ने या तो किसी चांस के थ्रू जो है वो ख़त्म हो जाना है, या फिर जो है वो नेचुरल एजिंग के प्रोसेस के थ्रू। बट द बिलवेड्स ब्यूटी विल नेवर फेड, लेकिन मेरी बिलवेड की ब्यूटी अब कभी ख़त्म नहीं होगी। द बिलवेड विल नेवर लॉस द ब्यूटी ही पोजेसेस। और मेरा जो यहाँ पे वो उसने ही का इस्तेमाल किया, मेरा जो महबूब है यहाँ पे उसकी जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि डेथ विल नॉट बी एबल टू क्लेम द बिलवेड। मेरा जो महबूब है उसके ऊपर मौत कभी नहीं आएगी। द बिलवेड विल लिव फॉर एवर इन द पोइट्स लाइन्स ऑफ द पोइट्री, क्योंकि उसके फिजिकल बॉडी को तो मौत आ जाएगी, उसको ऊपर डेथ आ जाएगी, लेकिन जो मैंने उसको अपनी पोइट्री में डिस्क्राइब कर दिया है अब यहाँ से वो कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे मैंने उसको इमोटलाइज कर दिया है। ठीक है, एज लॉन्ग एज ह्यूमन बींग्स लिव एंड सी, जैसे जितने सालों तक मेरी जो पोइट्री है वो पढ़ी जाएगी या दुनिया रहेगी, दिस पोइम विल लिव फॉर एवर एंड प्रिजर्व द बिलवेड्स ब्यूटी। ये पोइम हमेशा होगी और मेरा जो महबूब है उसकी खूबसूरती इसके अंदर जो है वो मैंने महफूज कर दी है। सो
तो धीर आर दिस इज़ द सोनेट ऑफ द शेक्सपियर। अब इसके जो मेजर थीम्स हैं वो हैं इमोर्टैलिटी थ्रू पोइट्री, ठीक है ना। अब उसने मेजर थीम का इमोर्टैलिटी का जिक्र किया है, ठीक है ना, किसके थ्रू, पोइट्री के थ्रू। द पोइट बिलीव्स पोइट्री कैन मेक ब्यूटी इंटरनल। उसने कहा है कि पोइट्री जो है वो ब्यूटी को इंटरनल कर देती है। हम लोग जिन लोगों की बातें बताते हैं इस पोइट्री में, हम लोग उनको महफूज कर देते हैं, वो हमेशा जो है वो इन वर्ड्स में जो है वो छुप जाते हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाते। तो यहाँ से मुझे कुछ कुछ जो है वो शेक्सपियर और जो जॉन कीट्स है उसमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो जो है वो जॉन कीट्स जो है उसकी पोइम में भी उसकी जो पोइट्री है, उसकी जो सोनेट्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा सारा जो है वो ब्यूटी का जिक्र किया जाता है और इमोर्टलाइजेशन की बात होती है, ठीक है। ब्यूटी एंड नेचर, द पोइम कंपेयर्स ह्यूमन ब्यूटी विद नेचर। और यहाँ पे इंसानों की जो खूबसूरती है उसको मतलब समर डे के साथ कंपेयर किया गया है। उसके बाद ट्रांस साइंस ऑफ द लाइफ नेचर नेचुरल ब्यूटी फेयर्स विद टाइम। यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि वक्त के साथ साथ सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो जाना है, ठीक है। द पावर ऑफ द आर्ट, आर्ट की जो बात की गई है वो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आर्ट जो है वो अगर कोई चीज़ जो है वो कोई आर्टिस्ट उसको बना देता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो रह जाती है। पोइट्री कैन डिफीट टाइम एंड डेथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो है पोइटिकल डिवाइसेस इस सोनेट में जो इस्तेमाल हुई हैं, मेटाफर का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। व्हाट इज़ मेंट बाय मेटाफर, मेटाफर द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। बिल्कुल दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके दरमियान हम लोग डायरेक्ट जो है वो कंपैरिजन करवा दें तो उसको हम लोग मेटाफर कहते हैं। सिमिली क्या होता है, द कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज एंड लाइक, ठीक है ना। उसमें लाइक और एज का वर्ड लगा के हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं उसको सिमिली कहते हैं, ठीक है ना। ही इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर, ठीक है ना। तो लेकिन मेटाफर जो होता है वो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं ही इज़ अ फ्लावर, तो जैसे दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कंपैरिजन। तो इसमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई ऑफ द हेवन फॉर द सन, ये इस तरह के आई ऑफ द हेवन फॉर द सन, इस तरह के वर्ड्स जो हैं इसमें उसने अपने बिलविड का जो है वह डायरेक्ट कंपैरिजन करवाया है हेवन के साथ, सन के साथ। पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है, डेथ एंड नेचर आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। डेथ और नेचर को जो है वो इंसानी, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू द नॉन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। इंसानों जैसी खूबियाँ जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको दे देना, ठीक हो गया। इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है, सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ है, हाइपरबोल मतलब हाई हाई लेवल की एग्जैजरेशन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, एलिट्रेशन इस्तेमाल हुई है। एलिट्रेशन क्या होती है, द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक यहाँ पे आप देखें लॉन्ग लिव्स, ठीक है ना, लिट ट्विंकल ट्विंकल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बार बार साउंड का आ जाना उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। तो जो हमारा पोइट है शेक्सपियर उसने इन सारी पोइटिकल डिवाइसेस का भी सोनेट में यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर दिया था कि इसका जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्वार्ट्रेन स्ट्रक्चर है। चार जो हैं वो स्टैंजा, तीन स्टैंजाज होंगे चार चार लाइंस के, और लास्ट पे कपलेट होगा 2 लाइंस का। और इसमें यहाँ पे जो ये वाली सोनेट है इसमें जो हमारा वोल्टा है वो ये है कि टर्निंग पॉइंट अपीयर्स इन लाइन 9। वोल्टा होता है टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे आप यकदम से एक जैसी बात कर रहे होते हैं और सडन से आप लोग जो हैं उसमें चेंज ले आते हैं। वियर द पोइम शिफ्ट्स फ्रॉम डिस्कसिंग द इम्परफेक्शंस ऑफ द नेचर टू द इंटरनल ब्यूटी ऑफ द बिलविड। पहले इम्परफेक्शंस की बात हो रही थी और सडनली जो पोइट है वो उसने अपना टर्न ले लिया है, वो इंटरनल ब्यूटी की तरफ चला गया है। अब इस पोइम का जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो यही बनता है, दिस सोनेट डेमोन्स्ट्रेट्स द शेक्सपियर्स बिलीफ इन द पावर ऑफ द पोइट्री। While natural beauty fades with time, the poet argues that the artistic expressions can preserve beauty forever. The poem reflects Renaissance ideas and celebrating human beauty, creativity, and the importance of the art. The final couplet strongly emphasizes that as long as people read the poem, the beloved will remain immortal. एंड दिस इज़ द सोनेट ऑफ द शेक्सपियर। अभी हमारे पास और बहुत सारी सोनेट्स हैं जो कि हम लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़नी है। So this was the first one. So inshallah in our next lecture we will discuss the second one. So this was the name of this sonnet is Shall I Compare Thee to a Summer's Day. तो आज हमारी ये सोनेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।